ये देखिए प्रोबेबिलिटी, ये 12th के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिहाज से भी और आपका जी मेन और एडवांस के लिहाज से भी, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए और एक नोट बनाइए। ठीक है, देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझिए कि होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, हिंदी बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, कयास लगाना, अनुमान लगाना। जैसे हम किसी काम को बोलते हैं कि काम के होने की संभावना जो है 90% है, तो परसेंट कहने का मतलब क्या बोलते हैं, 100 में देखते हैं, यानी 100 में कितना है, 90 है। इसी को कहा जाए कि 90% है, इसको कहा जाएगा 1 में देखिए, यानी 100 है, 100 में हमारा चांस कितना है, 90 है, तो 1 में चांस कितना होगा, 90/100। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा देखते हैं आपका 1 में देखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसके बारे में हम जानते हैं, तो ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंट कोई भी हम करते हैं तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका रिजल्ट फिक्स हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में जा करके, तो उसका रिजल्ट फिक्स होता है कि ये आएगा, वो आएगा, वो अगर रिजल्ट आ गया मतलब आपने एक्सपेरिमेंट सही किया, नहीं आया मतलब एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिजल्ट फिक्स नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कोई कॉइन ले लिए, सिक्का ले लिए, सिक्का को हम जो है थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। या कोई डाई उछालते हैं, पासा, जैसे लूडो गोटी का पासा, उसको फेंकते हैं, तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। समझे बात को, इसको बोलते हैं आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें रिजल्ट को हम प्रेडिक्ट ना कर सकें, पहले से भविष्यवाणी ना कर सकें, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, उसी का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स ऑफ चांस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में पहले जान लें, तब प्रोबेबिलिटी ढंग से आपको समझ में आएगी। ठीक है, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दिया आपका, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो आए उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट जब हम कोई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें होती हैं। एक होता है आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं तो उसमें जितने भी आउटकम्स आते हैं या जितने रिजल्ट आते हैं उनका एक सेट अगर बनाएं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कोई कॉइन हम उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसी को एज सेट लिख दीजिए, तो इसी को एस से रिप्रेजेंट करेंगे सैंपल स्पेस। यानी एक कॉइन जब उछालेंगे तो उसके लिए सैंपल स्पेस क्या है, ये हो गया। अब फिर मान लीजिए हम कहेंगे एक डाई को उछालते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा उस स्थिति में, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी डाई के केस में ये हो गया। अगर कह दें आपका कि एक कॉइन और एक डाई दोनों एक साथ उछालते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा H1। मान लीजिए आपका कॉइन पर आपका हेड आए और डाई पर 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो हो जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6, या T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमको सैंपल स्पेस में क्या करना होता है कि पूरा सैंपल स्पेस लिखने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने हैं। तो इसकी नंबर ऑफ़ आउटकम्स की बात करें तो क्या होगा, यहाँ बोलेंगे पहले केस में तो एन एस इज इक्वल टू क्या है आपका 2 है, 1 2। दूसरे केस में एन एस इज इक्वल टू क्या है आपका 6 है। तीसरे केस में एन एस इज इक्वल टू क्या है 12 है। ठीक है, तो अगर आप एन एस की वैल्यू निकालें, एन एस मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, अगर एन एस निकालना आप जान गए, ठीक है, तो समझिए कि आपका बहुत सारा काम हो गया। एन एस कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए, जैसे कॉइन है तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2,
डाई के केस में आपका ये एक क्वाइन और एक डाई, ठीक है। तो क्वाइन के लिए कितने हैं, 2, देयर आर 2 आउटकम्स है, यहाँ देयर आर क्या है 6 आउटकम्स, और दोनों ही एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ये नहीं कि आपका इस पर हेड आएगा तो इस पर से कोई नंबर आपका प्रतिबंधित होगा, ये नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इस पर कुछ भी आ सकता है, इस पर कुछ भी आ सकता है, स्वतंत्रता अपने मन से आ सकता है, ठीक है। तो उसी स्थिति में क्या करते हैं कि टोटल जब निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, ध्यान रहे। तो इसी आधार पर आपसे हम पूछें कि मान लीजिए कह दिया जाए कि 3 क्वाइन अगर हमने थ्रो कर दिया तो क्या आएगा, तो क्या आएगा आपका, पहले एक क्वाइन के लिए 2, दूसरे क्वाइन के लिए 2, तीसरे के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2, NS इक्वल क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अगर हम कह दें कि 3 क्वाइन भी है और प्लस में आपका 2 डाई भी है, डाइस हो गया, तब क्या हो जाएगा, क्वाइन के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और डाइस के लिए 6 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए जो आएगा आंसर, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप NS निकालना समझ गए होंगे, फिर भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, ठीक। तो सैंपल स्पेस क्या होता है समझ गए। अब इसके बाद जानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इवेंट। इवेंट इसी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इवेंट क्या होता है, तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट बनेगा उस सबको हम कहेंगे इवेंट है। यानी इवेंट को जनरली आमतौर पर इवेंट करते हैं कि से ई से, तो क्या होगा, ई इज ए सबसेट ऑफ एस, ई इज ए सबसेट ऑफ एस। अच्छा, सेट थ्योरी में आप पढ़े हैं कि अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट्स है तो आपका नंबर ऑफ सबसेट क्या बनते हैं, तो 2 टू द पावर n बनते हैं, ठीक है। अगर इसका कहा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर यानी 4, यानी इस सैंपल स्पेस के लिए टोटल कितने इवेंट होंगे, तब 4 होंगे। इस सैंपल स्पेस के लिए कितने इवेंट होंगे, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 64, इसके लिए कितने होंगे 2 टू द पावर 12, बहुत सारे इवेंट हो जाएंगे। समझ गए बात को, इवेंट के बारे में आप जान गए। अब थोड़ा सा इवेंट का टाइप आप समझ लीजिए, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी, ठीक है, आपको ये पता है कि कोई भी सेट हो जो नल सेट होता है, इम्पटी सेट जिसको बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे फाई से, ठीक है। तो यह जो होता है उस सबसेट का, इस सेट का क्या सबसेट होता है, फाई। मतलब कोई इवेंट, कोई सैंपल स्पेस अगर एस है तो फाई जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होंगे सबको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। मतलब फाई भी क्या है, इवेंट है, इवेंट है कि नहीं, जिसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे या नल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नल इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आपसे अगर कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी इसकी इस इवेंट के अकर होने की संभावना कितनी है, तब बिना पढ़े आप बोल देंगे 0, क्योंकि ये बोल रहे हैं इम्पॉसिबल। कोई भी इम्पॉसिबल अगर बात हो तो इम्पॉसिबल बात होने की संभावना कितनी होगी, 0 होगी, आप बोल सकते हैं, सही बात को। तो ये जो है आपका फाई को बोलेंगे इम्पॉसिबल या नल इवेंट। नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। या लिख भी देते हैं पी फाई, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, अब पी फाई लिखने का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल क्या होगा, 0, ठीक है। एक और बात जानते हैं आप कि कोई भी सेट जो होता है खुद अपने आप का सबसेट होता है, खुद अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। मतलब एस जो है खुद क्या होगा आपका, अपने आप का ही सबसेट होगा। मतलब कहेंगे कि एस भी एक इवेंट है, एस भी क्या है, एक इवेंट है, और इसको बोलेंगे हम आपका श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, ठीक है, श्योर इवेंट। श्योर क्यों बोलेंगे भाई, जैसे मान लीजिए कोई डाई उछाला गया, ठीक है। डाई जब उछाले, उसको थ्रो किए तो आया 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ रहे हैं।
तो डाई जब उछाला गया तो 1 2 3 4 5 6 हुआ। अगर कहा जाए आपका कि डाई उछाला जाता है और उछालने पर यदि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अगर डिजिट आ जाता है तो आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे, है कि नहीं? 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो उस गेम को आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? ऐसा आपसे कहा जाए तो तब क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप क्या कहेंगे? अवश्य खेलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 में से एक आना निश्चित है। जब डाई उछालेंगे तो ये नहीं आएगा तो होगा क्या? ऐसा तो है नहीं कि डाई लिए डाई को बाहर फेंक दिए, ये इम्पॉसिबल है। डाई हम उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, कहाँ जहाँ है वहीं पर, ये नहीं कि उसको कहीं हम छुपा दिए या फेंक दिए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ आपका? श्योर है कि इसमें से कोई ना कोई आएगा। ठीक है, इसलिए सैंपल स्पेस को एज ए इवेंट जब हम ट्रीट करते हैं तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। अब बिना प्रोबेबिलिटी पढ़े अगर कहा जाए कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए भाई, तो बोलेंगे 1 है। 1 मतलब क्या हुआ? 100%, यानी इसके होने की संभावना कितनी? 100%। अभी बोले थे ना कि प्रोबेबिलिटी किस पर लिखते हैं? आपका 1 पर। जैसे कहने 100% कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 में हमारा चांस क्या है? 100 का है। इस बात को नहीं समझ में आ रही होगी, बात बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, आप किसी पद के लिए खड़े, चुनाव हो रहा है, सही बात को, और 100 में 60% जो हैं वो आपके समर्थन में हैं, अब 40 क्या है? आपके अगेंस्ट में है। 40 आपके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका कि 60% आपके फेवर में है। 100% अगर बोलने का मतलब क्या हुआ कि 100 के 100 लोग आपको चाहते हैं, 100 के 100 लोग चाहते हैं। तो 100 लोग अगर उपस्थित हैं तो चाहने वाले उसमें कितने? 100 हैं। तो इसी पर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? 100/100, नहीं कितना हो जाएगा आपका? 1। यानी जो भी परसेंटेज में कोई भी चीज़ दिया हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी करने का, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। किसे डिवाइड कर दीजिएगा? 100 से। समझ रहे हैं? तो बिना प्रोबेबिलिटी, अभी फार्मूला बताया भी नहीं है, तब भी आप क्या बोल देंगे आपका कि जो श्योर इवेंट है उसकी संभावना अकर होने की क्या है? 100% है, यानी क्या कहेंगे? 1 है। प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्या बोलेंगे? 1, यानी PS = क्या बोलेंगे? 1। यानी मैं किसी भी इवेंट के अकर होने की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 होगी, और मिनिमम जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी में संभावना, ठीक है, वो 0 होगी। ठीक है, अब इससे एक बड़ा बढ़िया रिजल्ट बता सकते हैं बिना प्रोबेबिलिटी पढ़े कि अगर कोई इवेंट E है और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर PE है तो PE की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम ये है 1 है यहाँ, माने 0 ≤ PE ≤ 1। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 और 1 के बीच ही लाई करेगी। माने जो भी इवेंट होगा फाई और S के ही बीच होगा। 0 के इक्वल कब होगा? जब फाई होगा। 1 के इक्वल कब होगा? जब S के बराबर होगा। इतनी बात समझ गए? चलिए अब कुछ और टाइप बताते हैं आपको। अब आपको हम बोले जैसे क्या है आपका सिंपल इवेंट। सिंपल, जरा सोचिए आप लोग अपने से, सिंपल इवेंट क्या? सोचिए, बताते हैं। सोच रहे हैं? देखिए, सिंपल इवेंट की बात हम कर रहे हैं। सिंपल किस चीज़ को बोलेंगे? जैसे कोई ऐसा है आपका, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सिंपल यानी कोई इवेंट ऐसे ले लिए हम, ये सिंपल है। सिंपल करने का मतलब है जिसमें जो एलिमेंट की जो संख्या है वो 1 है। अच्छा, एक और बता दें कि जो सेट थ्योरी हम पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी में आपका जो भी उसके मेंबर होते हैं उसके एलिमेंट बोलते हैं। और यहाँ आपका ये जो पढ़ते हैं आपका सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी में, तो जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं सैंपल पॉइंट बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट बोलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक ही पॉइंट है, यानी सेट थ्योरी के हिसाब से बोलें तो सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं? जिसमें एक एलिमेंट हो। तो अगर एक ही पॉइंट है यानी सिंगलटन सेट है तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है, अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा हो, एक एलिमेंट से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट।
कंपाउंड एलिमेंट किसको बोलेंगे? जिसमें एक से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए ऐसे बोलिए 2 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सिंपल में क्या हो? एक, कोई भी एक एलिमेंट हो। एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? 5, ये क्या है? नल एलिमेंट हो गया। ठीक है, तब जान गए सिंपल एलिमेंट और क्या जान गए आपका? एक कंपाउंड एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब एक होता है आपका इक्वली प्रोबेबल या इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस। क्या होता है? जैसे कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, ये इसमें जितने भी आउटकम्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल है ना, इक्वल होने का मतलब समझिए, अभी भी डिफिनेशन नहीं बताएं, ठीक है, मतलब समझिए, माने सबके आने की संभावना क्या है? एक जैसी है। जैसे हम डाई अगर उछालते हैं तो अगर आपसे कहा जाए कि 6 आने की संभावना कितनी है, तो अब ये नहीं बोल सकते हैं कि 6 आने की संभावना 2 से ज़्यादा है या 3 से ज़्यादा है। जितना चांस 6 आने का है उतना ही चांस 2, उतना ही चांस 3, 4, 5, 1, सबका चांस क्या है? एक बराबर है। तो सबका चांस क्या है? एक समान है, तो बोलेंगे आपका इक्वली प्रोबेबल या इक्वली लाइकली। तो इस सैंपल स्पेस को बोलेंगे इक्वली प्रोबेबल सैंपल स्पेस। जैसे आपका हम जो है ये क्वाइन टॉस करते हैं, देखिए क्रिकेट में होता है आपका बैटिंग कौन करेगा पहले या फील्डिंग पहले कौन करेगा, तो टॉस उछाला टॉस किया जाता है क्वाइन को, उसमें हेड या टेल। अब सबको पता है कि हेड या टेल आने के लिए इसमें बेईमानी वाली बात नहीं है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ, कुछ भी, सबके दोनों के आने की संभावना क्या है? एक समान है, यानी इक्वली प्रोबेबल है। ठीक है, इसीलिए आपका जो है टॉस किया जाता है। समझ गए बात को? ठीक है, इक्वली प्रोबेबल का मतलब समझ गए? ठीक है, अब देखिए, अब एक बता दें आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्जॉस्टिव इवेंट है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव होता है आपका कि यदि कोई इवेंट है, E1 है, E2 है, E3 है, सो ऑन En है, इतने सारे इवेंट्स हैं, इन सबका अगर यूनियन हम करें तो S आ जाए, क्या हो जाए? S आ जाए, तो हम बोलते हैं कि यह जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, ये सैंपल स्पेस है, E1 हमने ले लिया 1 2, E2 हमने ले लिया 3 4 5 और E3 हमने ले लिया 5 6। आप ज़रा सोच के बताइए यह एग्जॉस्टिव है कि नहीं? सोचिए 2 मिनट तो बताते हैं हम। सोचिए, अगर इसका यूनियन हम करेंगे तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये एस आ जाएगा, तो एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, ऐसे लिख दीजिएगा, एग्जॉस्टिव है ना, ये ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक होता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है जैसे E1 है और E2 है, अगर इसका इंटरसेक्शन हम करें तो फाई आ जाए। जैसे ये दोनों, ये और ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसा इवेंट है? एक्सक्लूसिव इवेंट। इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्लूसिव। ठीक, ये दोनों की बात करें, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। क्यों नहीं एक्सक्लूसिव है? क्योंकि 5 जो है कॉमन है। अगर सेट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं,
ठीक है। तो आप जानेंगे सेट थ्योरी की बात करेंगे तो कि एक्सक्लूसिव इवेंट जो है, एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट। क्या है आपका, डिसजॉइंट सेट को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखिए इंडिपेंडेंट जो है पहले प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन बता लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। देखिए अब इसके डिफिनीशन पर हम चलते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल से पहले समझिए तब समझ आएगा। सैंपल स्पेस है ये, इसी को ले लेते हैं, आई मान लेते हैं आपका 1 4। ये भाई एक डाई को जब हम उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। उसमें हमारे फेवर में कितने हैं, 2 है। फेवर में कितने हैं, 2, ठीक है। समझ गए बात को। तो अगर 6 में आपका 2 है तो 1 में कितना होगा, 2/6। ये होगी प्रोबेबिलिटी, P = 2/6। तो एक्चुअली हम क्या देखेंगे, आपका 2 क्या है, 2 की बात करेंगे तो कहेंगे Ni है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, और 6 की बात करेंगे NIS है। यानी प्रोबेबिलिटी हो गया Pe = Ni/NIS, Ni/NIS। इसको बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन या प्रायरी डेफिनेशन, इसको भी बोलते हैं। एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन का मतलब होता है आपका कोई इवेंट है जिसको n बार रिपीट किया गया है ना, और सक्सेस, कोई एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया गया जिसमें कोई जो इवेंट की बात कर रहे हैं उसके सक्सेस होने का जो टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम जो है r बार सक्सेस होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की बात जब करेंगे उसको तो लिखेंगे R/n, और इसका अगर लिमिट ले लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन बोलते हैं। यानी r बार सक्सेस मिला n बार में, या n की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हमने ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपका होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, तब समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब हुआ, नहीं तो ऐसे बुक भी पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। जैसे कोई सिक्का हम उछाल रहे हैं, ठीक है। तो सिक्का उछाल रहे हैं तो हेड की बात हम कर रहे हैं, हेड की बात। तो अगर हम कहें कि सिक्का को हमने 1,00,000 बार उछाला, तो आमतौर पर आप देखेंगे कि हेड जो है और टेल जो है लगभग 50-50 आता है। माने 50,000 के करीब आपका हेड आएगा, 50,000 के करीब आपका टेल आएगा, थोड़ा सा इधर उधर आपका होगा। समझ गए बात को। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ आपका कि रिपीटेशन जो है आपका टेंस, जैसे 1,00,000 हमने लिया, 1,00,000, 1 करोड़, 1 करोड़, मतलब वेरी लार्ज वैल्यू, n जो है वेरी लार्ज वैल्यू, लगभग 50% आप देखेंगे। यानी उस स्थिति में हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात अगर करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका होगा, ये बढ़ने बात समझिएगा। क्योंकि हम जैसे मान लेते हैं कि सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को 1/2 मानते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर गहराई से अगर इसको सोचें तो ये नहीं कि 1/2 फिक्स है। 1/2 अगर फिक्स होता तो ये होता है कि पहली बार उछाले हेड आएगा, दूसरी बार टेल तब आएगा, तब ना 1/2 हो जाएगा, आधा चांस है। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया इसके हिसाब से कि बहुत लार्ज टाइम अगर उछालते हैं तो लगभग आधा बार हेड आएगा, आधा बार टेल आएगा, लगभग। तो देखा कि भाई ठीक है 1/2 हमने कर लिया। वही बात 1 2 3 4 5 6 के साथ, ठीक है। तो हम जान ली उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। जैसे इस इवेंट की बात करें तो फेवर में हमारे कितने हैं, 2 आउटकम हैं। हमारे अगेंस्ट में कितने हैं, तो अगेंस्ट में आपके देख लीजिए कितने हैं भाई, अगेंस्ट वाले हैं आपके 2 है, 3 है, 5 है और 6 है।
ये देयर आर 4 आउटकम्स हमारे अगेंस्ट में है कि नहीं। तो फेवर में 2 है और अगेंस्ट में कितने हैं, 4 हैं, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना 6 क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपका एन ई अपन एन एस 2/6 लिख सकते हैं क्या, 2/2 + 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे सोच सकते हैं, कोई इवेंट है उसके अकर होने के जो तरीके हैं, है ना, वो मान लीजिए ए है, मतलब क्या हुआ कि ए प्रकार से वह अकर हो सकता है और बी प्रकार से अकर नहीं हो सकता है, घटित नहीं, घटना घटित नहीं होगी बी प्रकार से, ए प्रकार से घटित होगी, बी प्रकार से घटित नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा उसका A/A + B, यही बात है, जैसे 2/2 + 4 A/A + B। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इसके बाद जानिए एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, इवेंट का जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। कोई इवेंट अगर ई है, इसे कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं किससे, ई डैश से। तो ई डैश इज इक्वल टू S - E। इस बात को थोड़ा गौर करिएगा ध्यान से। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट सेट आप पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, तो होता है A डैश इज इक्वल टू U - A, ठीक है। U जहाँ होता है यूनिवर्सल सेट, यहाँ आपका प्रोबेबिलिटी में जो सैंपल स्पेस होता है वह U का ही काम करता है, यूनिवर्सल सेट का ही काम करता है, इसलिए S माइनस आपका ये, ठीक है। तब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आ जाएगा P S - E, है ना, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - E। कैसे दिखाते हैं आपको, जैसे कि हमने बोला S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और E इज इक्वल हम ले लिया, मान लीजिए आपका भी लिए, क्या लिए थे हम 2 3, चल कुछ भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है। तो E डैश क्या हो जाएगा, E डैश जो है S - E, यानी इससे E को माइनस करेंगे, मतलब क्या है 2 और 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 4 5 6, ठीक है। तो PE की वैल्यू कितना होगा 2/6, PE डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा 4/6, दोनों का अगर ऐड करिए तो PE + PE डैश इज इक्वल क्या होता है 1। देखिए यहाँ से इसको ट्रांसफर करें तो PE + PE डैश इज इक्वल टू 1। सोचिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। अच्छा जनरली ऐसे देखा जाए तो कोई इवेंट है तो उसके अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको P से दिखाते हैं, और नहीं अकर होने की प्रोबेबिलिटी को Q से दिखाते हैं। तो Q इज इक्वल टू 1 - P लिख सकते हैं, इसका आगे यूज भी होगा, ठीक है। अब इसको इधर ला दें तो P + Q जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इतना आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैग है, ये बैग है, बैग में मान लीजिए कहते हैं कि 5 रेड बॉल से, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, और 8 ब्लैक बॉल से। इस बैग से एक बॉल निकाला जाता है तो उसके उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बताइए टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल हैं आपके 5 + 8 13, और रेड बॉल कितने हैं 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/13, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही हुई कि सर ये बोल रहे हैं कि एक बॉल निकाला जाता है, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि 2 बॉल अगर निकाला जाता है, 2 बॉल, तो क्या करेंगे, ऐसे जो है देखिए, तो रेड बॉल कितने हैं 5 है, इसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करने का तरीका तो कितना हो जाएगा 5C2, ठीक है। और टोटल कितने बॉल है भाई 13 है, तो सिलेक्ट करने का तरीका होगा 13C2, 5C2 / 13C2, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक। यहाँ भी देखो तो वही चीज़ है 5C1 एक बार से 5C1 / 13C1, लेकिन हम जानते हैं चूँकि ना NC1 = N होता है, इसलिए C1 अगर ना लगा कर सीधे 5/13 कर दिए, ठीक है। यहाँ तक प्रोबेबिलिटी समझ आ गई, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे, ठीक। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद।